दोस्तों अभी टीगल टोल प्लाज़ा के पास आ गई हूँ और आज छोटी दिवाली है। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि जब तक ये वीडियो आएगा दिवाली बहुत दूर जा चुकी होगी, करीब 15 दिन बाद आएगा ये वीडियो, लेकिन शूट आज कर रही हूँ तो शुभकामनाएं देना ज़रूरी है। अब ये आज जो है पक्षी कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि इतना स्मोक हो जाता है, पटाखों की आवाज़ आती है, शाम को चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है। तो शांत वातावरण जब तक नहीं होता तो बर्ड्स फिर थोड़ी कम ही दिखती हैं। आज भी रास्ते में भी कम दिखी। अभी ऑपोजिट साइड में जहाँ पिछली बार जकानास वगैरह दिखाया था मैंने, वहाँ भी जाके देखूँगी। अभी यहाँ पर एक मोअर हैन भी थी, शायद मोअर हैन का जुवेनाइल था, तो मैंने अभी शॉर्ट्स भी बनाया उसका। अभी वो कहीं इधर उधर चला गया है। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करना था। उसमें सबसे पहली बात तो है कि कुछ बर्ड्स का IUCN स्टेटस चेंज हुआ है लेटली। IUCN के बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी यहाँ लगा दूंगी। यहाँ पे भी शॉर्ट में अभी आपको बता देती हूँ। IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिसके कि हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। और इसमें 7 लेवल हैं और वो 7 लेवल इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो पशु पक्षी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं IUCN में, वो कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या उनके नंबर्स इतने कम हैं कि वो थ्रेटेंड हैं, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, अब एग्जिस्ट ही नहीं करते। कई स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, या फिर वो लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि उनके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं उसमें, मैं अभी बताती हूँ आपको क्या क्या होता है। उसका जो रीज़न है वो यही है कि कंजर्वेशन का स्टेटस क्या है हर एक स्पीशीज़ का, इसको बताता है IUCN। तो अभी लेटली क्या हुआ है कि हमारे देश के कुछ ऐसे पक्षी जो पहले बड़े कॉमनली दिखते थे, वो IUCN लीस्ट कंसर्न स्टेटस में थे, लेकिन अब वो जो है वो लिटिल इग्रेट उड़ गया वहाँ से, वो नियर थ्रेटेंड में आ गए हैं। तो जो आपका लीस्ट कंसर्न होता है उसका मतलब ये है कि वो पक्षी बहुत ज़्यादा नंबर्स में है और उसके सर्वाइवल की कोई चिंता हमें नहीं करनी है। उसमें इंडियन रोलर, इंडियन कोर्सर और रूफस टेल्ड लार्क, और एक और है जिसका मैं नाम भूल रही हूँ। ये 3 स्पीशीज़ ऐसे हैं, तीनों मैंने भी देखे हुए हैं। और अभी पीछे 2 साल से मैंने ये नोटिस किया है कि इंडियन रोलर, जो कि सितंबर के बाद बहुत कॉमनली दिखता था, हर तार पे रोलर बैठा हुआ दिख जाता था अगर आप गाड़ी लेके निकलो, लेकिन पिछले साल और इस साल से मुझे सितंबर से रोलर बहुत कम दिखा है। तो इंडियन रोलर जो है वो लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेंड में चला गया है। उसी तरह इंडियन कोर्सर, ये पीछे वाले फील्ड में भी एक ईग्रेट घूम रहा है मेरे ख्याल से। तो जो इंडियन कोर्सर है वो मैंने अभी जो बिग वन वाले वीडियोस थे बर्डिंग वाले, उसमें मैंने दिखाया था इंडियन कोर्सर और रूफस टेल्ड लार्क दोनों है। ग्रासलैंड सफारी में देखा था हमने। तो इंडियन कोर्सर पहले दिल्ली NCR में भी, गुड़गांव के आसपास बहुत आराम से दिख जाता था। झंझरोला करके एक जगह है, वहाँ बहुत सारे लोगों ने इंडियन कोर्सर रिपोर्ट किया है, उसके फ़ोटोज़ भी पोस्ट किए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर्पल हेरन बैठा है और ये शायद काफ़ी देर से बैठा, मैंने इसको देखा ही नहीं। इतना परफेक्टली कैमोफ्लेज करके बैठा हुआ है, ये मुझे दिख ही नहीं पाया। कहाँ गया ये? यहाँ पर है, ये देखिए। बिल्कुल भी कोई ना तो हरकत हुई, ना ही इसका कोई ज़रा भी मुझे अंदाज़ा नहीं लगा कि ये यहीं बैठा है, और ये बहुत देर से बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो 3 पक्षी हैं, रोलर, इंडियन कोर्सर और रूफस टेल्ड लार्क, ये लीस्ट कंसर्न हुआ करते थे, लेकिन अब ये नियर थ्रेटेंड में आ गए हैं। तो ये चिंता का विषय। तो इसके साथ ही कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो पहले वल्नरेबल या नियर थ्रेटेंड थी, वो लीस्ट कंसर्न हो गई हैं। उसमें से एक ब्लैक नेक स्टॉक है और अलेक्जेंड्रीन पैराकीट है, और एक कोई वुड पिजन भी है, शायद नीलगिरी वुड पिजन है। तो कई स्पीशीज़ ऐसे हैं जो नियर थ्रेटेंड से लीस्ट कंसर्न हो गए, मतलब कि उनके नंबर्स बढ़े हैं, उनका कंजर्वेशन इफ़ेक्टिव रहा है। और कुछ स्पीशीज़ हैं जो बेचारे बड़े कॉमनली मिला करते थे, वो अब नियर थ्रेटेंड हो गए हैं। तो ये चिंता का विषय है। सारे ही स्पीशीज़ को मैक्सिमम कंजर्वेशन जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद IUCN के जो लेवल्स होते हैं उसके बारे में मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। तो लीस्ट कंसर्न मैंने बता ही दिया, उसके भी नीचे 2 होते हैं कि डेटा नॉट अवेलेबल, या अभी तक जिनकी स्टडी की ही नहीं गई है।
और जो लीस्ट कंसर्न के ऊपर वाले लेवल्स हैं उनमें है वल्नरेबल, मतलब कि अब इसके नंबर्स कम हो रहे हैं, अगर और कम हुए तो नियर थ्रेटेंड में चला जाएगा। नियर थ्रेटेंड का मतलब कि अब ये एंडेंजर्ड होने की तरफ जा रहा है, और नियर थ्रेटेंड के बाद वाली जो कैटेगरी है वो एंडेंजर्ड है, और उसके बाद वाली जो कैटेगरी है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ही कम स्पीशीज़, बहुत ही कम नंबर बचा है उस स्पीशीज़ का, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन, ये सब जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसकी मतलब इनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इनका नंबर बढ़ाया जा रहा है, इनको एनक्लोजर्स में रखा जाता है, इनको फियर्सली प्रोटेक्ट किया जाता है, सिक्योरिटी होती है इनकी बाकायदा। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था तो जैसलमेर में जहाँ वो ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ से वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो बच्चे थे और एडल्ट थे और जो भी उनका ब्रीडिंग का जितना भी सामान था वो सब जैसलमेर से प्रोटेक्टेड कॉन्वॉय के साथ में अजमेर भेजा गया था। ये अब मूवमेंट शुरू किया इसने, पर्पल हेरन ने, देखिए कैसे जा रहा है स्टॉकिंग मोड में। तो ये मतलब इतनी प्रोटेक्शन मिलती है जब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है। उसके बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट प्रेजेंट इन कैप्टिविटी, और एक होता है टोटली एक्सटिंक्ट, मतलब ना तो वो वाइल्ड में मिलता है और ना ही कैप्टिविटी में मिलता है। तो ये है IUCN के अलग अलग लेवल्स। तो इसमें टोटल 7 लेवल हैं, आपको भी मालूम होना चाहिए अगर आप वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं या बर्ड एंथुजियास्ट हैं तो IUCN के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए, और अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे कोई पशु पक्षी जाता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हमें मालूम होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे ब्लैक हेडेड आइबिस यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी उड़ के जा रहे हैं, इतने सारे एक साथ वैसे मैंने देखे नहीं है पहले यहाँ पर। तो या तो यहाँ पे कुछ रिसेंटली मतलब या तो घास वगैरह काटी गई है या कुछ ऐसा है, क्योंकि ईग्रेट्स भी बैठे हुए थे साथ में, तो कीड़े वगैरह मिल रहे होंगे तभी बैठे हुए हैं। तो जो दूसरी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है कि जो वेटलैंड्स हैं हरियाणा में, टोटल 1881 वेटलैंड्स हैं हरियाणा में, उनके मार्जिन्स को मार्क आउट करने का ऑर्डर दिया गया है कि जो सारे 1881 वेटलैंड्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उनके जो बाउंड्रीज़ हैं उनको क्लियरली डिफ़ाइन किया जाए। और एक बार जब वो बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन हो जाएंगी, उसका कारण क्या है, क्यों कहा गया है, उसका कारण ये है कि जब वो बाउंड्रीज़ एक बार डिफ़ाइन हो जाएंगी तो जो बिल्डर्स हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं या ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करते हैं, तो उन वेटलैंड्स की बाउंड्रीज से उसको करीब एटलीस्ट 5 किलोमीटर दूर होना है, और इसके लिए बहुत सारे परमिशंस लगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशंस लगेंगे, और कोई भी जगह पे बिल्डिंग खड़ी करना अगर वो किसी वेटलैंड की प्रॉक्सिमिटी में है तो वो इतना आसान नहीं होगा अब जितना पहले हुआ करता था। तो ये सारा कुछ जो है एक नेचुरलिस्ट और एक मतलब बर्डिंग एंथुजियास्ट हैं, उनके एफर्ट्स के ज़रिए ही हुआ है। ये यहाँ पर देखिए पॉन्ड हेरन बैठा है एक, और ये एक और बैठा हुआ है थोड़ी दूरी पर। तो जो मैं बात कह रही थी कि ये एक लीगल बैटल है और इसको एक बर्डिंग एंथुजियास्ट ने शुरू किया था। तो उनका नाम है मिस्टर आनंद आर्या और एजेड हैं, आई थिंक 77 वर्ष उनकी उम्र है। और ये जो लीगल बैटल है वो 2018 से लड़ रहे हैं वेटलैंड्स की सुरक्षा के लिए। वेटलैंड्स की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको डिमार्केशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेटलैंड्स केवल पक्षियों के लिए ही नहीं है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक हेवन माना जाता है वेटलैंड्स को। और जब वो आते हैं माइग्रेट करके विंटर सीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो यही वेटलैंड्स उनका होम होती है, उनका घर होती है। केवल यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन हैं वेटलैंड के। जो इकोसिस्टम है उसका किडनी है वेटलैंड। किडनी का क्या काम होता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करके फ्लश आउट करना। अगर किडनी काम नहीं करती है तो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं और उसको हटाने के लिए हमें डायलिसिस करवानी पड़ती है। तो इसी तरह से इकोसिस्टम से अगर वेटलैंड्स हटा दिए जाएं तो उसकी भी डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि वेटलैंड्स अगर कम हो गए हमारे, जो एक्सेस वाटर रन ऑफ होता है बारिश में उसको वेटलैंड सोखते हैं। जो भी पानी जो ग्राउंड वाटर होता है उसका लेवल वेटलैंड्स मेंटेन करते हैं। वो पानी जो गंदगी होती है वो फिल्टर आउट करके जो स्टोर होता है पानी नीचे, वो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है। ये सारे फंक्शन वेटलैंड्स के होते हैं। तो
तो अगर ये वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम से हट गए तो उसमें हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए अब आप देख रहे हैं इसका सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आपको दिख रहा है वो दिख रहा होगा शहरों में। हर साल जो है बरसात में हाहाकार मच जाता है। जितने मेट्रो सिटीज़ हैं सब जगह हाहाकार मच जाता है। सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में ही मचता है, हरियाणा में। उसका कारण यही है कि वेटलैंड्स ख़त्म हो गए हैं। तो जो बारिश का रन ऑफ वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा बारिश हो जाती है, उसको सोक करने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सब जगह तो कंक्रीट और सड़कें बन गई हैं। और ये जो कंक्रीट और सड़कें हैं वो पानी को सोक नहीं करती हैं, तो इसलिए हर जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है। वेटलैंड्स तो आपने हटा दिए, तो अब अगर आप अब भी ध्यान नहीं देंगे तो आगे सिचुएशन और भी बुरी हो जाएगी। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, मेरे ख्याल से 3 या 4 अक्टूबर को आया है, उसके अकॉर्डिंग सारे बिल्डर्स को कंप्लाई करना पड़ेगा और वेटलैंड्स के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएगा। और ऐसे किसी एरिया में, सेंसिटिव एरिया में अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो आपको सारे रिक्वायर्ड जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, बिल्कुल सही डिसीजन दिया है। अब देखते हैं कि इस पर अमल कितना होता है। ये इंडियन कॉर्मोरेंट यहाँ बैठा देखिए बिल्कुल सामने आपके, और ये गर्दन की जो इसकी नेक की मसल्स इतने फ्लटरिंग मूवमेंट कर रहा है, इसको कहते हैं गूलर फ्लटर। गूलर फ्लटर का पर्पस होता है बॉडी से हीट लूज करना, मतलब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए। जब गर्मी बाहर ज़्यादा बढ़ने लगती है, इस समय भी दिन के टाइम तो गर्मी है ही, धूप काफ़ी तेज़ है, तो ये मुंह खोल के रखते हैं और नेक की मसल्स को तेज़ी से फड़फड़ाते हैं, तो बॉडी के अंदर की हीट जो है ये बाहर चली जाती है एवेपोरेशन से। तो इसको कहते हैं गूलर फ्लटर। समर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा करते हैं ये वही जगह है दोस्तों जहाँ जकानास की फैमिली कैप्चर की थी मैंने, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा देखने में, और जितना आपको अच्छा लगा देखने में उससे ज़्यादा बढ़िया मज़ा आया मुझे उसको शूट करने में। काफ़ी देर तक मैं खड़ी रही थी यहाँ पर, उनको देख रही थी। आज यहाँ पर पौंड हिरन है केवल, जकानास नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है यहीं पे हो, आसपास ही होंगे, क्योंकि वो जो बच्चे थे, जो जुवेनाइल थे उनके, वो तो काफ़ी छोटे थे, तो अभी उनको लेके कहीं दूर तो नहीं जाएंगे, लेकिन नेचुरली वो उड़ने लायक हो गए हैं तो जा भी सकते हैं। पर ये हैबिटेट है अच्छा, यहाँ कोई डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा है, उन्हें यहीं पर होना चाहिए। अगर दिखेंगे, थोड़ी देर रुकूंगी यहाँ पे, अभी दिखेंगे तो आज भी शूट करूँगी, नहीं तो ये पौंड हिरन फ़िलहाल है यहाँ पर। ईग्रेट्स हैं बहुत सारे पीछे, ये तो वाटर हाइसिंथ का पैच है जो पीछे वाला है, और ये वाला एरिया लोटस पॉन्ड है। पीछे भी 2 लोटस पॉन्ड और हैं ऐसे एडजेसेंट, जो खेत हैं जुड़े हुए, इनमें और भी है। तो वहाँ पे ईग्रेट्स और कुछ ग्लॉसी आइबिस भी बैठे हुए दिखे थे मुझे। अब धीरे धीरे और भी सैंड पाइपर वगैरह मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। अभी बार हेडेड गीज और शोवेलर्स, पिनटेल्स, जो कोम डाक, ये सारे आएंगे। तो ग्रेप वगैरह, टील, यूरेशियन टील, ये सारे मिक्स्ड उसमें आते हैं, गार्गनी और गढ़वाल, सो सारे मिक्स्ड अप होते हैं पूरे फ्लॉक में। तो जब ये एक साथ दिखते हैं ना तो खूब बढ़िया लगता है देखने में। कई बार दिखाया है मैंने आपको वीडियोस में, तो देखते रहिए वीडियोस को। अभी देखती हूँ आगे और क्या मिलता है। इस पेड़ पर ईग्रेट्स हैं कई सारे, पीछे देखिए फसल पक रही है। और यहाँ पर ऊपर मेरे ख्याल से वुली नेक स्टॉक उड़ रहा है। यहाँ पर जो भी उड़ रहा है उसकी गर्दन सफ़ेद है, तो वुली नेक स्टॉक हो सकता है। तो इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पर, और अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करते रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।